जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं साइंस का टॉपिक पाचन तंत्र। इस एक वीडियो से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, इससे बाहर देखने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र में हम पढ़ते हैं आहार नाल की लंबाई पूछ ली जाती है। आहार नाल की लंबाई, याद रखना आहार नाल की लंबाई होती है 10 मीटर। यहां से क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है, ध्यान रखना 10 मीटर या 33 फीट। तो पहले ही लाइन क्या पढ़ ली हमने, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है 10 मीटर। उसके बाद में आता है भी पाचन की अवस्थाएं पूछ लेता है। पाचन की अवस्थाएं तो हमें पता है, सबसे पहले तो हमें शरीर में भोजन जाना चाहिए, उसके बाद में पाचन होगा। पाचन होगा तो हमारे शरीर के कुछ ना कुछ चीज़ें लगेगी, इसका मतलब कुछ चीज़ें अवशोषित होगी जो हमारे लिए शरीर के लिए ज़रूरी है। फिर जो अपशिष्ट होंगे वो हमें त्याग देंगे, वो हमें त्याग देते हैं भाई, ठीक है। तो पाचन की अवस्थाओं में सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण। उसके बाद में होता है हमारा पाचन। पाचन के बाद में जो मूल पोषक तत्व होंगे उनका अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषण रहेगा। और अवशोषण के बाद में हो जाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण और फिर जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम त्याग देते हैं, मलोत्सर्ग, गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है भी, मलमूत्र को त्याग दिया जाता है, तो मलोत्सर्ग। तो भोजन में पाचन की अवस्थाएं कौन कौन सी रहेगी, अंतर्ग्रहण, फिर पाचन से जरूरी पोषक तत्वों का अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद में बचा हुआ अपशिष्ट क्या होता है, मलोत्सर्ग द्वारा त्याग दिया जाता है, ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम से पढ़ते हैं कि शरीर में देखो सबसे पहले क्या होता है, मुख होता है भाई। क्या है, मुख। मुख में भोजन रखेंगे, रखते ही पाचन स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, मुख से ही स्टार्ट हो जाएगा। पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से। फिर भोजन आपके आगे पहुँचता है, आगे पहुँचेगा तो देखो यहाँ पर गर्शिका है, ये वाली चीज़ गर्शिका है भाई। गर्शिका का कार्य यही है कि आपका भोजन कहाँ ना चला जाए, श्वास नली में ना चला जाए। श्वास नली में जाने से रोकता है भाई भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, अधिघर्षणी रोकती है भाई। अब उसके बाद में भोजन क्या होगा, यहाँ से आएगा गर्शिका से, फूड पाइप बोला जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर पाचन नहीं होता है, बस ये भोजन का क्या करती है, गमन करती है, भोजन का गमन करती है बस। और वो भी कैसे, कर्मानुकुंचन द्वारा भोजन का गमन होता है, फूड पाइप या गर्शिका द्वारा। पाचन नहीं होता है। पाचन स्टार्ट हुआ मुख से, उसके बाद में होता है आमाशय में। और ध्यान रखना है आमाशय में जो ये पाचन की अवस्था है उसका पढ़ना है, और मुख में पाचन की अवस्था है उसका पढ़ना है। तो मुख में जब भी हम खाना मांगेंगे तो हम बोल करके मांगते हैं, क्या कहते हैं, बोलते हैं भाई। क्या करते हैं, बोलते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो बोलस बोलते हैं, ये याद रखना। तो पूछ लिया जाए मुख में भोजन की अवस्था बताओ, तो भोजन की अवस्था का नाम क्या है, बोलस है भाई। भोजन की अवस्था कौन सी है, बोलस। उसके बाद में पाचन के लिए कहाँ जाएगा, आमाशय में। तो आमाशय में जो ये ब्लू बना रखा है ये भोजन की अवस्था है। तो हमें याद रखना है अम्मा हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम करती है, क्या करती है, काम, तो कायम। तो आमाशय में भोजन की अवस्था क्या है, कायम कहलाती है भाई, भोजन की अवस्था। आमाशय में कायम हो गई और मुंह में क्या होगी, बोलस। कैसे याद रखना है, मुख से भोजन बोल के लेते हैं तो बोलस, अम्मा सबसे ज़्यादा काम करती है तो कायम, ठीक है। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट, मुख से। गर्षणी क्या करेगी, सिर्फ श्वास नली में जाने से रोकेगी। गर्शिका भोजन को आगे गमन कराएगी, कैसे, कर्मानुकुंचन द्वारा। 3 से 4 घंटे तक भोजन कहाँ रहेगा पाचन के लिए, आमाशय में। इसका मतलब अम्मा सबसे ज़्यादा क्या करती है, काम करती है, तो काम ही याद रख लेना, कायम भोजन की अवस्था हो गई। उसके बाद में भोजन आएगा छोटी आंत में भी। छोटी आंत में, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत में सर्वाधिक डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन पूछ लिया जाए, मैक्सिमम डाइजेशन
तो कहाँ पर होगा, ग्रहणी में होगा। छोटी आंत में तीन चीजें पढ़ेंगे, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में भी पूछ लिया जाए कहाँ पर, तो ग्रहणी में। और जब ग्रहणी में होगा तो ये भोजन की अवस्था रहेगी। देखो ग्रहणी क्या करती है, घर का काम करती है, तो हम उस चीज के क्या हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं। तो भोजन की अवस्था क्या होती है, कायल होती है, ध्यान रखना। ग्रहणी में या छोटी आंत में भोजन की अवस्था बताओ, क्या कहते हैं उसको, कायल कहा जाता है। ये है हमारा लीवर। तो लीवर ये है पित्ताशय। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, ध्यान रखना, लीवर में। पित्तरस का स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है पित्ताशय में। ठीक है, तो लीवर के बारे में पढ़ा है, तो लीवर क्या करेगा, पित्तरस का निर्माण, और पित्तरस का स्टोर कहाँ होगा, पित्ताशय में। अब आते हैं हम क्षुधांत्र के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना कि आहार नाल में सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है, तो क्षुधांत्र कहलाता है। आहार नाल में सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है, क्षुधांत्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अब मुख्य डाइजेशन तो सबसे ज्यादा हो गया ग्रहणी में या छोटी आंत में। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है, उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ है वो मलाशय या गुद्दा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दोबारा डायग्राम देखते हैं। देखो मुख में बोल करके क्या बोला, बोला से बोलास, भोजन की अवस्था होगी, इसका मतलब मुख से भोजन का पाचन स्टार्ट। फिर आती है अधिग्रसनी। अधिग्रसनी जैसे गर्शिका से पहले होता है वो अधि हो गया, तो अधिग्रसनी क्या करता है कि भोजन सांस नली में ना चला जाए, इसलिए काम करती है। उसके बाद में भोजन जाता है गर्शिका के अंदर। गर्शिका में पाचन नहीं होता, सिर्फ भोजन का गमन होता है कर्मानुकुंचन द्वारा। फिर भोजन का पाचन पहुंचता है अमाशय में, 3 से 4 घंटे वहां पे रहता है। इसका मतलब अम्मा काम करती है, तो भोजन की अवस्था अमाशय में कौन सी होगी, कायम हो गया। उसके बाद में छोटी आंत में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, और सबसे लंबा भाग आहार नाल का कौन सा हो गया, क्षुधांत्र हो गया। ग्रहणी सबसे ज्यादा डाइजेशन कर रही है छोटी आंत में, तो वो क्या कर रहे हैं, उस चीज के हम क्या हो गए, कायल हो गए भाई। ग्रहणी के क्या हो जाते हो, घरवाली के कायल हो जाते हो, तो भोजन की अवस्था कौन सी होगी, कायल। और बड़ी आंत सिर्फ जल का अवशोषण करेगी, जल का अवशोषण। उसके बाद में मलाशय या गुद्दा द्वारा मलोत्सर्ग कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें अब पढ़ते हैं। देखो पेपर में पूछा जाए कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो याद रखना मुख से। मुख से क्या हो जाता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब मुख के बाद में पाचन कहाँ पहुँचता है, याद रखना है अमाशय में होता है। मुख के बाद में कहाँ होगा, अमाशय में भोजन का पाचन होगा। तो भोजन का पाचन अमाशय में किन किन चीज़ों का पाचन होता है, तो याद रखना प्रोटीन व वसा का पाचन स्टार्ट। प्रोटीन व वसा का पाचन स्टार्ट। मुख से पाचन स्टार्ट होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हमारे अमाशय से। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि पाचन कितने घंटे में होता है, ध्यान रखना। पाचन सामान्यतः से 5 से 6 घंटे में होता है। 3 से 4 तो अमाशय में रहता है, तो 5 से 6 घंटे में होता है। अब हम पढ़ते हैं भाई, पाचन हो रहा है तो इसमें आहार जाने का क्रम तो हमें पता होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं आहार जाने का क्रम। आहार जाने का हमने डायग्राम से ही पढ़ लिया, तो हमें नोट्स के लिए तैयार कर लेते हैं यहाँ से। देखो आहार सबसे पहले मुख में रखा जाएगा, मुख के बाद में कहाँ जाएगा, गर्शिका में जाएगा। गर्शिका कार्य यही है भोजन का गमन करना कर्मानुकुंचन द्वारा। उसके बाद में हमारा भोजन जाता है अमाशय में, जहाँ पर कौन सी अवस्था होती है, कायम अवस्था होती है, अम्मा काम करती है। उसके बाद में भोजन जाएगा, ध्यान रखना, छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत्र। छोटी आंत्र को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में, महत्वपूर्ण रहता है 3 पार्ट में पढ़ लेते हैं। पहला रहता है ग्रहणी, ग्रहणी। फिर होता है मध्यांतर, और एक होता है शेषांतर।
मध्यांतर और शेषांतर। अगर पूछ लिया जाए मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत में भी पूछ लिया जाए तो कहाँ पर, ग्रहणी में मैक्सिमम डाइजेशन। शेषांतर में ध्यान रखना पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जो भी भोजन में पोषक तत्व है उनका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होगा, और बट होगा कहाँ पर, शेषांतर में। तो पोषक तत्वों का अवशोषण करती है भी, पोषक तत्वों का अवशोषण। यहां भोजन का पाचन हो जाएगा, मैक्सिमम डाइजेशन हो जाएगा, पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाएगा। उसके बाद में भोजन पहुंचेगा बड़ी आंत में। कहाँ पहुंचेगा, बड़ी आंतर में पहुंचेगा, बड़ी आंतर में। और बड़ी आंतर में हमने अभी पढ़ी लिया था कि बड़ी आंतर में क्या होता है, जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है, जल का सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण, जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। उसके बाद में जो बचा हुआ है, जो अपशिष्ट है, वो मलाशय या गुद्दा द्वारा त्याग दिया जाता है, मलाशय और फिर गुद्दा। ये हमारा आहार जाने का क्रम रहता है। सबसे पहले आहार कहाँ जाएगा, मुख में, मुख से गर्शिका में, गर्शिका से आमाशय में, और आमाशय में के बाद में छोटी आंत में। छोटी आंत में सर्वाधिक डाइजेशन होगा, कहाँ होता है, तो ग्रहणी में। शेषांतर क्या काम करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। छोटी आंत के बाद में भोजन जाएगा बड़ी आंत में, जहाँ जल का सर्वाधिक अवशोषण होगा। फिर मलाशय द्वारा या गुद्दा के द्वारा मलोत्सर्ग कर दिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हमने सबसे पहले ही पढ़ा है कि मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है, तो हम पढ़ते हैं भाई मुख में पाचन हो रहा है तो कौन कौन से एंजाइम से हो रहा है, ये पढ़ लेते हैं। तो मुख में पाचन, मुख में पाचन, मुख में देखो क्या बनती है, हमारे लार बनती है, स्लाइवा बनती है भी। लार का पीएच मान पूछा जाए तो याद रखना 7.2 होता है, 7.2। क्या हो गई 7.2 का मतलब, क्षारीय होता है। जो लार का पीएच मान है वो 7.2 है, क्षारीय होती है। जिसका मान 7 होता है वो उदासीन, जिसका 7 से कम है वो अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षारीय। पूछ लिया जाए कि प्रतिदिन कितनी लार बनती है स्वस्थ आदमी के, तो प्रतिदिन ध्यान रखना लीटर पर डे बनेगी, पर डे 1.5 लीटर पर डे बन जाती है। ठीक है, 1.5 लीटर पर डे हमारे लार बनती है। यही हमारे प्रतिदिन स्वस्थ आदमी के मूत्र त्यागता है भी इतना ही। तो लार में एंजाइम पूछे जा सकते हैं, तो लार में एंजाइम होता है, एक तो है टाइलिन, एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, और एक पाया जाएगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। हमने पहली क्लास में साइंस के मूलभूत शब्द पढ़े थे, तब मैंने कहा था लाइसो याद रखना आगे काम आएगा, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। लाइसो का मतलब ये होता है नष्ट करना, लाइसो का मतलब ये होता है नष्ट करना। तो भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, भोजन में जीवाणु को नष्ट करता है, भोजन में बैक्टीरिया या जीवाणु को मारता है भी, भोजन में जीवाणु को मारता है लाइसोजाइम। और यही एंजाइम ध्यान रखना आंसू में भी पाया जाता है। लाइसोजाइम ही कहाँ पाया जाता है, आंसू में भी पाया जाता है, आंसू में भी पाया जाता है। अब पढ़ते हैं, एक एंजाइम हमने पढ़ा था टाइलिन। देखो टाइलिन का कार्य क्या है, ये स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। पाचन करके क्या कर देगा, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि लार में टाइलिन का कार्य बताओ, या स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, टाइलिन। अगर आ जाए स्टार्च को
स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो एमाइलेज बदलता है। कौन बदलता है भाई? अगर स्टार्च को बात कर ले, ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लूकोज में तो एमाइलेज बदलता है। तो ये एक प्रकार से टाइलिन और एमाइलेज एक जैसा ही काम कर रहे हैं। देखो, स्टार्च का पाचन कर रहे हैं, वो भी स्टार्च का पाचन करता है, ये भी। बस टाइलिन क्या करता है? माल्टोज में बदलता है, और स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? एमाइलेज बदलता है। तो अभी हमने पढ़ लिया है मुख में पाचन। तो मुख में पाचन के लिए कौन जिम्मेदार है? लार है। लार में क्या पाया जाता है? पीएच मान क्या होता है? 7.2 होता है, जो कि क्षारीय होते हैं। तो लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो क्या पाया जाता है? टाइलिन। याद कैसे रखना है? देखो, लार आती है तो बच्चे के रुमाल नहीं है तो हम उसकी टाई से ही साफ कर देंगे। किससे कर देंगे? टाई से ही। याद रह जाएगा, लार को किससे साफ कर दिया? टाई से ही कर दिया। और जिसके ज्यादा लार आती है, हम नहीं कहते ई लाई गए, बड़ी लार पड़े है ना, तो लाई बोलते हैं। तो लाइसोजाइम और टाइलिन लार के एंजाइम हो गए। टाइलिन का कार्य है स्टार्च का पाचन, किस में बदल देगा? माल्टोज में बदल देता है। लाइसो का मतलब ये होता है नष्ट करना, तो भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। देखो, मुख में पाचन हो गया। उसके बाद में हमारा पाचन के लिए कहाँ जाते हैं? अमाशय में। अब पढ़ते हैं अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, बेहतरीन स्टाइल में अपने नोट्स लिख लीजिए, इससे बाहर नहीं है। जिसको लगे कि इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे अपने चैनल पर ही, तो वहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इन नोट्स के पीडीएफ सेंड कर दिया करूँगा। तो अमाशय में पाचन पढ़ते हैं हम। देखो, अमाशय में रस होता है आमाशयिक रस। आमाशयिक रस, आमाशयिक रस, इसको जठर रस भी बोला जाता है। जठर रस, इसका पीएच मान पूछा जा सकता है। पेपर में एक बार पूछा था कि कौन सा रस या जठर रस के बारे में पूछा था कि अम्लीय स्रावण करता है। क्या पूछा गया था? कि अम्लीय स्रावण करता है या अम्लीय श्रवण की विशेषता कौन रखता है? तो जठर रस या जठर रस रखता है। पीएच मान कितना है? 1.5। 1.5 का मतलब अम्लीय। तो अम्लीय स्रावण कौन कर रहा है? तो जठर रस या आमाशयिक रस कर रहा है। अब आमाशयिक रस में भी बात करें कि कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, हम नीचे पढ़ लेते हैं। आमाशयिक रस के एंजाइम 3 एंजाइम रहेंगे, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। पहला है पेप्सिन, तो याद रखना है अम्मा। अमाशय से हमने अम्मा पढ़ा था, याद आ गया। भोजन की अवस्था पढ़ी थी, हमने कहा अम्मा काम करती है सबसे ज़्यादा, तो कायम अवस्था थी। यहाँ पर भी वही अम्मा है। अम्मा हमें क्या पिलाती है? पेप्सी। सबसे पहले बच्चों को पेप्सी अम्मा देती है, यही बोल देंगे। तो पहले देने को क्या बोला जाता है? प्रो। तो पेप्सिन भी क्या करता है भाई? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन पूछ लिया जाए, अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा रस करता है? तो पेप्सिन करता है। और ये क्या करता है? अमीनो अम्लों का समूह होता है, उसी का पाचन करता है। अमीनो पेप्टाइड बोल दिया जाता है जिसको। फिर पढ़ते हैं रेनिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है रेनिन। तो रेनिन, बच्चों में दूध का पाचन इसी के द्वारा होता है, ध्यान रखना, दूध का पाचन। तो रेनिन जो एंजाइम है वो क्या करेगा? दूध का पाचन करेगा। तो बछड़ों में और बच्चों में तो ये सक्रिय होगा। जैसे जैसे वयस्क होते जाते हैं रेनिन बनना बंद हो जाता है, दूध के पाचन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माता के दूध का पाचन के लिए रेनिन बनना जरूरी है भाई। फिर पूछ लिया जाए डेयरी उद्योग में पनीर बनाना या पनीर का उत्पादन कौन से एंजाइम क्या यूज में लिया जाता है? तो रेनिन काम में लिया जाता है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पनीर के उत्पादन में या डेयरी उद्योग में कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? रेनिन काम में लिया जाता है। रेनिन का कार्य क्या है? दूध का पाचन करना। ऐसे ही अमाशय में याद रखना तीसरा एंजाइम बनता है हाइड्रोक्लोरिन बनता है। हाइड्रोक्लोरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिन HCl पूछा हुआ है। पाचक रसों में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिन अम्ल पाया जाता है। रिपीट कर देता हूं कि पाचक रसों में, इनको पाचक रस बोलते हैं, जठर रस और इनको
पाचक रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिन अम्ल पाया जाता है, HCl। जब ये होता है तो बनता है तो इसमें पेट में अम्लता बनती है भाई, पेट में अम्लता। तो कल को पूछ लिया जाए पेट में अम्लता का कारण बताओ, क्या है? हाइड्रोक्लोरिन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो पेट की अम्लता दूर करने के लिए दवा होगी, उस दवा को क्या बोला जाता है? एंटासिड बोलते हैं भाई, एंटी प्लस एसिड, एंटासिड, एंटा। और एंटासिड में भी पूछ लिया जाए कि दवा कौन सी काम में लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपके पक्का आएगा इस पर क्वेश्चन, ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? पेट की अम्लता दूर करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हाइड्रोक्लोरिन अम्ल की क्या करता है? पेट में अम्लता करता है, अम्लता दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, MgOH2, ठीक है। उसके बाद में हमने सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुख से हुआ। मुख के बाद में कहाँ पर पाचन होता है? अमाशय में पाचन होता है। तो मुख में 2 एंजाइम पढ़े हमने, टाइलिन और लाइसोजाइम। अमाशय में 3 पढ़े, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिन। अब उसके बाद में पाचन के लिए पहुंचेगा भोजन कहाँ पर? छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी हमने पढ़ लिया था मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। तो हम पढ़ लेते हैं ग्रहणी में पाचन, ग्रहणी में पाचन। देखो ग्रहणी में पाचन पढ़े तो हम इसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक पढ़ लेते हैं पित्तरस, इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक है अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस। सबसे पहले पढ़ते हैं पित्तरस के बारे में। पित्तरस का pH मान पढ़ लेते हैं, कितना होता है भाई? 7.8। इसका मतलब क्या है? क्षारीय है। ये क्या कहाँ पर निर्माण होता है पूछा जा सकता है। पित्तरस का निर्माण लगभग स्टूडेंट जिसने ना पढ़ा हो पित्ताशय कर देगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी रख लेना चाहिए। पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में, लीवर में, जिगर में, ध्यान रखना यकृत में निर्माण होता है। फिर पूछ लिया जाए पित्तरस का संचय या संग्रह कहाँ होता है? स्टोरेज कहाँ होता है? स्टोरेज खुद में ही होता है, कहाँ पर? पित्ताशय में। पित्तरस कहाँ स्टोरेज होगा? पित्ताशय में। बनेगा कहाँ पर? पित्ताशय में नहीं बनेगा, बनेगा यकृत में। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता भी, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। बस पित्तरस क्या करता है? सहयोग करता है पाचन में, भाग नहीं लेता मुख्य रूप से, सिर्फ सहयोग करता है। सहयोग में क्या करेगा वो? भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, बस भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक प्रकार से ये क्या है? बस सहायक है और कुछ नहीं। क्या है? सहायक है। तो हमने पढ़ लिया ग्रहणी में पाचन में पित्तरस के बारे में। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। संचय कहाँ होगा? पित्ताशय में। भोजन के माध्यम को देखो 7.8 का मतलब ही क्या है? ये क्षारीय है, तो ये सहयोग करेगा, पाचन में भाग नहीं लेगा। तो क्या करेगा सहयोग ऐसा? तो वो भोजन के माध्यम को, क्षारीय है खुद, तो क्षारीय बना देगा बस, तो सहयोग करता है। अब आता है अग्नाशयिक रस, जिसको बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस भी बोल दिया जाता है इसी को, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस। अग्नाशयिक रस को ही क्या बोला जाता है? पूर्ण पाचक रस। पीएच मान पूछ लिया जाए तो 7.7 है। पीएच मान क्या है? 7.7 है। अब अग्नाशयिक रस के बारे में पढ़ेंगे हम, अगले पेज पर पढ़ लेते हैं, यहाँ जगह कम है थोड़ा, अगली स्लाइड ले लेते हैं। देखो अग्नाशयिक रस पढ़ते हैं। अग्नाशयिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आरएस में भी क्वेश्चन हुआ है, पुटअप हुआ है, और एक कंप्यूटर अनुदेशक जो 2022 में हुई है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अग्नाशयिक रस के बारे में बात करें तो 3 भागों में इनके एंजाइम पढ़ते। एक है लाइपेज
और यहीं से कंप्यूटर अनुदेशक में क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्नाशयिक रस में वसा का पाचन या एमल्सिफाइड वसा को कौन तोड़ता है? तो लाइपेज तोड़ता है। ध्यान रखना, क्या करता है? वसा का पाचन। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। एक वीडियो पढ़ लो अच्छे से, 30 मिनट के लगभग का वीडियो है जो कि हम दोहराव के साथ पढ़ रहे हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा पोषण में। दूसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? तो याद रखना, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन है? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन। यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में कौन तोड़ता है? तो याद रखना, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में ट्रिप्सिन तोड़ता है। आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अमीनो अम्लों में, अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्लों में कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। फिर है अमाइलेज। अमाइलेज, एमाइलेज के बारे में हमने पढ़ा था। टाइलिन के बारे में, प्रोटीन को किस में तोड़ता है? माल्टोज में। अब वहीं हमने चर्चा की थी, एमाइलेज क्या करता है? प्रोटीन को, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है टाइलिन। और यहाँ पर हम एमाइलेज के बारे में भी चर्चा की थी। तो स्टार्च का पाचन कर रहा था और किस में तोड़ता है? ग्लूकोज बनाता है। तो एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन तो स्टार्च का पाचन करके माल्टोज बना रहा था, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करके ग्लूकोज बनाता है। आरएस में यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्लूकोज बनाता है भी, ग्लूकोज बनाता है। तो हमारे लिए अच्छे से दोबारा से वापस पढ़ें छोटा सा इसके बारे में। अग्नाशयिक रस लाइपेज है, कंप्यूटर अनुदेशक में क्वेश्चन पूछा गया। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ट्रिप पर जाते हैं तो ट्रिप्सिन, ट्रिप पर जाते हैं पहले तो प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन को किस में तोड़ रहा है? अमीनो अम्लों में। कौन? ट्रिप्सिन। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, ग्लूकोज में बदल देता है या ग्लूकोज बना देता है। स्टार्च को माल्टोज कौन बनाता है? टाइलिन। ग्लूकोज कौन बनाता है? अमाइलेज। तो ये हमारा पाचन तंत्र चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इससे जो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला ही बन सकता है कि आहार नाल की लंबाई। आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। दूसरा पूछ सकता है इसमें कि पित्रस कहाँ बनता है। दूसरा पूछ सकता है पित्रस का निर्माण। पित्रस का निर्माण कहाँ पर होता है? हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ लिया है, यकृत में। तीसरी बात पूछ सकता है जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी पूछी हुई है, आरएस 1992 में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि पित्रस का संचय या पित्त का संचय। पित्त का संचय कहाँ होता है? संचय या स्टोरेज कहाँ होता है? हमने पढ़ाई है। कहाँ पर? पित्ताशय में होता है, पित्ताशय। चौथी बात यह है कि स्टार्च को ग्लूकोज कौन बनाता है? स्टार्च को ग्लूकोज, अभी अभी पढ़ा है, स्टार्च को क्या बना दिया? ग्लूकोज। स्टार्च को ग्लूकोज बनाता है कौन? एमाइलेज। एमाइलेज। और स्टार्च को माल्टोज पूछ ले तो कौन बनाता है भाई? टाइलिन। ठीक है। फिर हमें पढ़े कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, या लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार याद रखना किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन। पाचन तो स्टार्च का करती है और जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। किसके द्वारा? लाइसोजाइम के द्वारा। तो स्टार्च में 2 याद रख लेना, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरएस 2012 में कि लार किसके पाचन में सहयोग करती है? याद रखना स्टार्च के पाचन में। ऊपर की थ्योरी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हम समरी के तौर पर जो क्वेश्चन है उनके लिए लिख रहे हैं कि कौन कौन से आए हुए क्वेश्चन है। हमने पढ़ लिया था कौन सा एंजाइम ट्रिप्सिन का उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ता है। ठीक है। निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो हमें अभी अभी देख के आए हैं। देखो,
ट्रिप्सिन, अमीनो अम्लों में, याद रह गया ट्रिप्सिन। तो अमीनो अम्लों में या प्रोटीन को अमीनो अम्लों में कार्य करता है भाई, यही था। फिर हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिया जाए कि अग्नाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन पूछ लेगा या रस पूछ लेगा, कौन सा स्त्रावित है कौन सा नहीं है। तो हम अग्नाशय के स्त्रावित एंजाइम पढ़ लेते हैं। अग्नाशय 3 करता है, कौन कौन से भाई, कौन कौन से करता है अग्नाशय? अभी अभी तो पढ़ के हैं अग्नाशय के बारे में हमने। एक तो अग्नाशय के बारे में हमने पढ़ा है, लाइपेज के बारे में, एक हमने पढ़ा है क्या कहते हैं वो ट्रिप्सिन के बारे में, एक एमाइलेज के बारे में। तो अग्नाशय किस किस को करता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं है, कौन सा एंजाइम नहीं है। रीड L1 2021 में पूछा हुआ है कि कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं है। ऑप्शन एक था एमाइलेज, एक था ट्रिप्सिन, एक था रेनिन और एक था लाइपेज। तो रेनिन नहीं करता अग्नाशय भी, रेनिन कौन करता है? अमाशय। तो अमाशय द्वारा कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा ही था। अमाशय द्वारा हमने 3 पढ़े थे, कौन कौन से भाई? एक तो पेप्सिन, एक रेनिन और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमाशय द्वारा। तो यहाँ से इतने की छोटी छोटी थ्योरी है, थोड़ा अच्छे से वीडियो देखिए तैयार हो जाएगा। अंतिम 2-3 और बातें जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था, दूध प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? दूध पाचन में सहायक पूछा था सीईटी में। सीईटी जो अभी पीछे हुआ है उसमें पूछा था कि दूध पाचन में सहायक एंजाइम बताओ। ऊपर लिख ही रखा है रेनिन है भाई। तो रेनिन, ये सीईटी आपके पेपर में 2023 में आया हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट बता रहा है उसमें। फिर एक क्वेश्चन आया था खाद्य सुरक्षा अधिकारी में कि अमाशय का प्रोटीन ले एंजाइम है। तो अमाशय में कौन सा है प्रोटीन? पेप्सिन, हमने पढ़ा ही था प्रोटीन का पाचन कर रहा है, तो पेप्सिन हो गया था। फिर पूछा कि भोजन प्राय किस में पचता है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा था भोजन किस में पचता है। हमने पूछा था, पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये SI 2007 के पेपर में पूछा हुआ है। SI के पेपर में पूछा है भोजन का अधिकतम अवशोषण या भोजन प्राय किस में पचता है? भोजन प्राय किस में पचता है? क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? छोटी आंत भी, छोटी आंत में पचता है। एक और अंतिम सवालों की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? भोजन का अधिकतम अवशोषण अभी ऊपर लिख ही रखा है, वही उत्तर है। ये भी SI के पेपर में पूछा हुआ है कि भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है भाई? छोटी आंत में होता है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था आहार नाल का सबसे लंबा भाग, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो होता है क्षुद्रांत्र या क्षुधांत्र। ठीक है। फिर है अगर मानव शरीर में किसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है? तो हमें पता ही है जल की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र से संबंधित है। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। अंतिम एक बात जो आपको आगे भी मैं वैसे भोजन पाचन तंत्र वगैरह और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ लेंगे, यहाँ एक बार के लिए नोट कर लो। मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है या संग्रहित होता है? इंपॉर्टेंट बात रहती है, किस रूप में संग्रहित होता है? मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, मन लगा करके तैयारी कीजिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जी।
ताकि हमें पता तो रहे कि किस चीज़ का सुधार करना है, टॉपिक को किस लेवल तक लेके जाना है। इस टॉपिक को टॉप लेवल पर लेकर गए हैं। इस इतने स्लाइड अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हो, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर नोट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। इन नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा पाचन तंत्र में, बेस्ट नोट्स रहेंगे आपके, अच्छे से नोट कर लेना। हमने पीछे एमसीक्यू लास्ट में पढ़ करके इसको अच्छे से कवर कर लिया है अभी। तो मन लगा कर तैयारी कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।